हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम देखे थे सिंधु वास्तुकला यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तुकला देखे थे। आपको पता है यूपी ट्रिपल में आई हुई वैकेंसी ड्राफ्टमैन और नक्शा नवीस और मानचित्रक है ना। नक्शा नवीस और मानचित्रक का टेक्निकल सिलेबस में देखिए आपके सामने टेक्निकल सिलेबस है। टेक्निकल सिलेबस में आपका सिलेबस दिया हुआ है पुराने भारतीय वास्तुकला की जानकारी। कहाँ भाई? वास्तुकला की जानकारी। किसकी जानकारी? वास्तुकला की जानकारी। हम 100% किस पे फोकस कर रहे हैं? वास्तुकला पे। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकलाएं, उसमें हम पूरा फोकस किस पे किए थे? वास्तुकला, जो छोटी वास्तुकला हो या फिर बड़ी वास्तुकला हो। अब देखे होंगे हम उसमें हम देखे ही नहीं है कि उसमें हम थोड़ा भी फोकस नहीं किए हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से लेकर किस काल तक था, कितने स्थल है, कौन सा स्थल किस जगह पे है, उसकी खुदाई कब हुई, उसका खोजकर्ता कहाँ है, कुछ नहीं। हम डायरेक्ट फोकस किए थे भाई सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, फिर 2 मंजिले घर थे, सीढ़ी थे। वास्तुकला में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। टोटल फोकस किए हैं वास्तुकला पे। उसी टर्म में कल ही हम बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध वास्तुकला। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बौद्ध वास्तुकला। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध। अब बौद्ध वास्तुकला क्या है भाई? बौद्ध वास्तुकला क्या है कि बौद्ध वास्तुकला बौद्ध धर्म, भाई बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर क्या है कि बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बनाई गई संरचनाएं किसके अंतर्गत आती है? बौद्ध वास्तुकला। क्या करना है भाई? आप जानते हैं बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब हम बौद्ध धर्म से कोई बात नहीं करेंगे, है ना। बौद्ध धर्म मतलब संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब मरे, कहाँ कहाँ गए, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, फिर सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो वो सब हम फोकस ही नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट किस पे फोकस करेंगे? वास्तुकला पे। तो बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बनवाई गई संरचनाएं क्या कहलाई आपकी? बौद्ध वास्तुकला। इसमें मेनली 2 संरचनाएं आती हैं। एक आता है आपका स्तंभ, अरे सुने होंगे आप लोग, अशोक स्तंभ, रुम्नदेही स्तंभ है ना नेपाल में। और दूसरा आता है आपका स्तूप। क्या आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा स्तंभ आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका स्तूप। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि स्तंभ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों बनाया था, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, और स्तूप क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे स्तंभ वगैरह बनाना जनरली किसने शुरू किया था? आपका अशोक ने। किसने किया था भाई? अशोक ने। तो मौर्य काल में लिखेंगे, मौर्य काल में बनी संरचनाएं। सबसे पहले मौर्य काल की पढ़ लेते हैं कि बनी संरचनाएं। मौर्य काल में बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बनी संरचनाएं। तो आपको पता है मौर्य है ना, मौर्य वंश का संस्थापक किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपके लिए जानना ही नहीं है भाई, यहाँ नहीं काम आएगा, लेकिन छोटी छोटी आप जानते हैं बातें तो हम लोग बताते चलेंगे। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने स्वयं के लिए एक महल बनाया था, जो पटना के कुम्हरार गांव में था। कहाँ था भाई? एक महल बनाया था, अपने लिए महल बनवाया था, है ना। महल बनवाया था जो कहाँ था? पटना के कुम्हरार में। कहाँ था? पटना के कुम्हरार में था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलती है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इसकी जानकारी मिलती है आपको, अरे चाणक्य के पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र, है ना। किससे मिलती है? आपकी अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? आपका चाणक्य ने। ये तो सबको पता है। इंडिका मेगास्थनीज ने, है ना। किसने लिखा था? आपका मेगास्थनीज ने। क्या कर रहे हैं भाई? मौर्य काल में बनी संरचनाएं हमको देखना था। तो मौर्य काल में सबसे पहले क्या आता है भाई? मौर्य काल का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लिए पटना में अपने लिए क्या भाई? पटना में एक महल बनवाया था, पटना के कुम्हरार में, जिसका जिक्र कहाँ मिलता है? आपका इंडिका पुस्तक से और अर्थशास्त्र के पुस्तक से। अब देखिए स्तंभ हमको पढ़ना था स्तंभ, लेकिन मौर्य काल आया तो थोड़ा बहुत समझ लिए, ठीक है। स्तंभ, अब स्तंभ क्या होता है? देखिए स्तंभ आपके लिए हम लेकर आए हैं। हमको क्या पढ़ना है भाई? स्तंभ। देखिए स्तंभ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। देखिए ऐसा, यही क्या हो जाता? चौड़ा नहीं, यही क्या हो जाता है? आपका स्तंभ हो जाता है। यही क्या हो जाता है? आपका स्तंभ हो जाता है। स्तंभ होता है, यहाँ थोड़ा सा रखा रहता है
और इसी पर जो मूर्ति बनाना होता है, इसी पर जिस तरह का मूर्ति बनाना होता है भाई, उसी पर क्या बना देते हैं हम लोग, मूर्ति बना देते हैं, जिसका है ना कोई एक तरह का नहीं, कहीं देखेंगे बाघ बना हुआ है, कहीं शेर बना हुआ है, कहीं हाथी, कहीं कहीं हाथी का सूंड ही बना हुआ है। तो देखिएगा जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग लाट। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं लाट। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, लाट कहते हैं। इसे कहते हैं ये जो ये निकला हुआ है, यानी वो जंक्शन, जंक्शन जहां मूर्ति रखा है और लाट वाला पार्ट गया है जंक्शन को, उसे कहते हैं लोग शीर्ष। क्या कहते हैं भाई, उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष। तो मेनली कितने जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ के मेनली कितने पार्ट, दो, लाट और एक क्या है आपका शीर्ष है। इसकी लंबाई 35 से 50 फीट के आसपास होता था, 35 से 50 फीट, है ना, कितना होता था, इसकी लंबाई 35 से 50 फीट का होता था। और ये बलुआ पत्थर से बना होता था। किससे बनता था भाई, जनरली ये बलुआ पत्थर से बना होता था। और बलुआ पत्थर से और बलुआ पत्थर से बनने के बाद, है ना, कहां से बलुआ पत्थर जो आता था वो चुनार से आता था, है ना, कहां से आता था आपका, चुनार से आता था। ठीक है, कहां से आता था, चुनार। इसी तरह का हमको वास्तुकला फोकस करना है। जब हम पढ़ेंगे संगमरमर तो देखेंगे संगमरमर किस, हाँ संगमरमर भी पढ़ना है। अभी हम समझिए कि प्राचीन भारत में, फिर मध्यकालीन में भारत में सारे मकबरा देखेंगे, फिर देखेंगे संगमरमर बना है तो जो सफेद संगमरमर है तो मकराना साया है, सारी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक बात इसमें बहुत अच्छा था कि ये एकास्मिक पत्थर से बना था। एकास्मिक पत्थर मतलब क्या हो गया भाई, कि एक ही पत्थर से बनता था। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्वाइंट नहीं था, ये क्या था भाई, एक ही पत्थर से बनता था। क्या था ये, एक ही पत्थर से बना रहता था, यानी ये ज्वाइंट नहीं था। ऐसा नहीं है कि इतना पार्ट अलग पत्थर, इतना पार्ट अलग, है ना, ये एक ही पत्थर से था, इसे एकास्मिक पत्थर कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके लिए हम बहुत सारे फिगर लेकर आए हुए हैं। देखिए ये देखिए नेपाल का, यहाँ गए हुए हैं, है ना भाई, ये नेपाल का लुम्बिनी का है। ठीक है, लुम्बिनी, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए दिख रहा है आपको, एक इसे क्या कहते हैं लोग, लाट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाट। ये क्या चीज है भाई, ये है शीर्ष। हो सकता है ऊपर मूर्ति हो क्या सकता है भाई, ऐसा तो बनेगा ना, मूर्ति होगा और टूट फूट गया है कि नहीं, कोई ना कोई मूर्ति होगा है। अब देखिए इसको बांध दिया गया है कि भाई ये टूटे ना, थोड़ा सा सेफ रहा। ठीक है, यहाँ हम गए तो थे लेकिन इस तरह का हमको नजर नहीं आया था। यहाँ गए नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है स्तंभ, है ना। लेकिन देखिएगा ये जो स्तंभ होते थे जनरली कैसे होते थे, जनरली नीचे चौड़े होते थे और ऊपर पतले, नीचे चौड़ा और ऊपर ऊपर जाते जाते पतला हो जाता था स्तंभ जनरली। देखिए जनरली केस में जब हम कहा देते हैं तो जनरली मतलब मैक्सिमम, एक दो ऐसे मिलेंगे जो एकदम समान रहेंगे, एक दो मिलेंगे जो एकदम समान, जनरली मतलब मैक्सिमम, है ना, क्योंकि पुरानी बातें हैं तो जो साक्ष्य प्रमाण मिला है उसी के आधार पर हम चलते हैं। देखिएगा फिर ये सारा स्तंभ दिख रहा है आपको, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे स्तंभ है, देखिए है कि नहीं। ये देखिए ये लाट हो गया, एक कह देंगे शीर्ष कह देंगे, और इसी पर रख दिया गया मूर्ति, उसी पर मूर्ति क्या है कि भाई रख दिया गया शेर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे, बहुत सारे लेकर आए हैं हम आपके लिए फिगर। ठीक है, अब देखेंगे कुछ प्रमुख स्तंभ, हाँ क्या देखेंगे, कुछ प्रमुख स्तंभ देखेंगे भाई। क्या देखेंगे, स्तंभ देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रमुख स्तंभ, सबसे पहले हम देखेंगे टोपरा का स्तंभ। क्या देखेंगे भाई, टोपरा कहाँ है भाई, दिल्ली में। क्या देखेंगे हम, टोपरा का स्तंभ, टोपरा का क्या देखेंगे भाई, स्तंभ देखेंगे। तो टोपरा, और देखिए ये जो टोपरा है ना भाई, ये कहाँ है, देखिए टोपरा कहाँ है, ये हरियाणा में है। टोपरा क्या कहाँ है भाई, आपका हरियाणा में। ये पहले क्या था, हरियाणा में था। टोपरा स्तंभ कहाँ था, हरियाणा में। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है, कौन सा भाई, फिरोज शाह तुगलक था, इसे कहाँ लेकर आ गया था, दिल्ली में। एक क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, है ना, टोपरा का स्तंभ कहाँ था भाई, कहेगा टोपरा का स्तंभ कहाँ से किसने लेकर आया था, दिल्ली। तो टोपरा का स्तंभ कहाँ से नहीं, टोपरा का स्तंभ दिल्ली किसने लेकर आया था। तो टोपरा का स्तंभ का क्या था भाई, हाँ टोपरा का स्तंभ क्या था, हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर आया। दिल्ली में कहा, कोटला में, फिरोज शाह कोटला, है ना, याद आ रहा है, फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के कहा, कोटला में।
है ना, आपको याद होगा यहाँ एक स्टेडियम था दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम रख गया, तो वही कोटला, ठीक है। तो टोपरा के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने, टोपरा का हरियाणा में, टोपरा के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ लेकर आया, दिल्ली में कोटला में स्थापित किया। ये जो टोपरा का स्तंभ था, इस पर 7 राजाओं का लेख लिखा था। कितने राजाओं का भाई, 7 राजाओं का लेख लिखा है। कितने राजाओं का लेख लिखा है भाई, 7 राजाओं का लेख लिखा हुआ है ना। कितने राजाओं का, 7 राजाओं का लेख लिखा हुआ है। कहाँ, टोपरा स्तंभ पर। देखते हैं टोपरा स्तंभ मिल जाए। हाँ देखिए, ये वाला क्या है भाई, यही जो है ना, यही क्या है, टोपरा का स्तंभ है। लिखते रहना, क्या हो जाएगा, यही टोपरा का स्तंभ, टोपरा का स्तंभ क्या हो जाएगा आपका, टोपरा का स्तंभ, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्या है आपका, कोटला में आ गया इस समय। दिल्ली में किसने लेके आया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरठ का स्तंभ। कहाँ का भाई, अब हम पढ़ेंगे मेरठ का स्तंभ। मेरठ का स्तंभ, मेरठ अपने अपना एरिया यूपी में है ना। तो देखिए, जो मेरठ का स्तंभ था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने, मेरठ का जो स्तंभ है, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने कहाँ लेकर आ गया भाई, दिल्ली लेकर आया और स्थापित कर दिया। कहाँ, देखिए नोट्स में डिटेल में मिलेगा। डिटेल क्या, यही चीज है, आप इसको भी अपलोड कर देंगे, नोट्स भी चला जाएगा। क्या है कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसको भी मेरठ से कहाँ लेकर आ गया था, दिल्ली लेकर आ गया था। इस पर चलिए, क्या था कि एक फर्रुखसियर है ना, क्या था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय क्या हो गया था, फर्रुखसियर के समय एक क्या हो गया था भाई, ये टूट गया था। फर्रुखसियर के समय क्या हो गया था, टूट गया था। फिर क्या किया गया, इसको जुड़वाया गया। अब फर्रुखसियर आपका मुगल काल में मिलेगा। फर्रुखसियर कहाँ भाई, मुगल, मतलब कि मुगल औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल है ना, जिसमें बहुत कमजोर कमजोर राजाएं मिले, उसी में था आपका। फर्रुखसियर के समय टूट गया था, फिर इसको जुड़वाया गया। जब इसको देखेंगे तो लगेगा कि, इसको देखेंगे तो लगेगा कि जोड़ कर बनाया गया, लेकिन नहीं, वो टूट गया था, तो दोबारा क्या किया गया, इसमें जुड़वाया गया। अगला आता है आपका, अगला था आपका लौरिया स्तंभ का। क्या था आपका, लौरिया स्तंभ। बताइए ये कहाँ है भाई, लौरिया स्तंभ, ये कहाँ है आपका, बिहार में। क्या हो जाएगा भाई, लौरिया आ जाए, एक होता लौरिया नंदनगढ़ आ जाए तो बिहार लगा देना है। ये कहाँ है आपका, बिहार में। यूपी से हम कहाँ चले गए, यूपी, मेरठ से हम कहाँ जा रहे हैं, बिहार। अशोक का लेख, देखिए इसमें किसका, अब लेख मतलब क्या होगा, देखिए भाई लेख मतलब क्या होगा समझिएगा, है ना। लेकर आए हम सारे फिगर, देखिए इस पे लिखा हुआ है कि नहीं, अब भाषा पता नहीं कौन सा लिखा है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये रुम्नदेई का अभिलेख है भाई। ये क्या है, सॉरी, रुम्नदेई, नेपाल, रुम्नदेई यानी नेपाल में, ठीक है। और नेपाल का स्तंभ है, क्या है, रुम्नदेई नेपाल का स्तंभ, ठीक है। तो देखिए स्तंभ दिख रहा, स्तंभ, यहाँ क्या लिखा है, लेख लिखा हुआ है। देखिए ये आपका लेख को जूम करके दिखाया गया, तो लेख लिखा रहता था। टोपरा का स्तंभ पे हम क्या बताएं, 7 राजाओं का लेख लिखा है। कितने राजाओं का, 7 राजाओं का। और देखिए, हाँ हम कहाँ थे हम कहाँ, हाँ लौरिया। एक लौरिया स्तंभ क्या है, इस पर अशोक का लेख लिखा है भाई, इस पर अशोक का लेख लिखा है, अशोक का लेख है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे सुंदर जो स्तंभ है ना, अशोक का स्तंभ है, यह सबसे सुंदर है। क्या है आपका, सबसे सुंदर स्तंभ है, सबसे सुंदर स्तंभ कौन सा आपका, लौरिया का स्तंभ, ध्यान दीजिएगा। अगला हम पढ़ेंगे रुम्नदेई का। अभी हम देखे थे, अभी हम देखे थे, है ना, रुम्नदेई कहाँ है, रुम्नदेई स्तंभ कहाँ है भाई, ये आ सकता है डायरेक्ट, आ सकता है कि रुम्नदेई स्तंभ कहाँ है, तो है आपका नेपाल में। क्या है भाई, ये नेपाल में। अब नेपाल में कि बुद्ध के जन्म से संबंधित बातें लिखी हुई है। किससे भाई, किसके जन्म की बातें लिखी हुई है, भगवान बुद्ध। जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुआ था आपका, कुशीनगर, जो अपने यूपी में पड़ता है। तो रुम्नदेई स्तंभ में क्या लिखा हुआ है भाई, बुद्ध के जन्म की बातें लिखी हुई हैं, किस पे, रुम्नदेई स्तंभ लेख में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद
बाद स्तंभ, ठीक है। अब देखिए इलाहाबाद स्तंभ क्या हुआ भाई, इलाहाबाद स्तंभ पर एक आता आपका बहुत कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त क्या भाई, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस पे लिखा हुआ है ना, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस पे लिखा हुआ है, इलाहाबाद स्तंभ पर। और हाँ, किसके द्वारा लिखा गया था समझिए, दो समुद्रगुप्त के कवि थे, क्या थे भाई, हरिसेन, क्या था भाई, समुद्रगुप्त के जो कवि थे, समुद्रगुप्त के कवि थे, समुद्रगुप्त के कवि कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हरिसेन थे, कौन से हो जाएंगे आपके, हरिसेन, ठीक है। तो इतना ही जानना आपका स्तंभ के बारे में कि स्तंभ क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और कौन सा स्तंभ कहाँ पर है ना, कौन सा स्तंभ कहाँ पर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्तूप, क्योंकि दो ही हमको पढ़ना है ना, क्या पढ़ना आपका, स्तंभ के बाद पढ़ेंगे हम लोग स्तूप, ठीक है। देखिए चीजें दिख रही हैं, ये लाट शीर्ष, उस पर क्या रख दिया गया भाई, कोई मूर्ति, ये रुम्नदय अभिलेख हो जाएगा, फिर ये टोपरा का स्तंभ हो जाएगा, ये मेरठ का है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, मेरठ का स्तंभ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, मेरठ का स्तंभ हो जाएगा, ये क्या चीज है आपका, मेरठ का स्तंभ है, ठीक है। चलिए, और ये तो समझा ही चुके हैं, है ना, ये लेकर आए थे, ठीक है। ये देखिए लेख लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है आपका, लेख लिखा है। अब हम पढ़ेंगे स्तूप क्या होता है, अब क्या पढ़ेंगे, स्तूप क्या होता है। अब देखिए स्तूप मतलब होता है ढेर, स्तूप मतलब क्या होता है भाई, ढेर। ये जो स्तूप था ना वो सेमी सर्कल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अर्धवृत्ताकार, हाँ क्या कर सकते हैं, अर्धवृत्ताकार था। जो स्तूप रहते थे वो कैसे रहते थे आपके, अर्धवृत्ताकार रहते थे, ठीक है। अब स्तूप हम आपके लिए फोटो लेकर आए हैं, देखिए ये आपके क्या होंगे, स्तूप, ठीक है, ये क्या होंगे आपके, स्तूप होंगे। देखिए स्तूप, सबसे पहले ना हम इसका फिगर बनाते हैं, अपने खुद बनाते हैं, खुद बना करके समझने में ज्यादा आसान होगा। देखिए एक कोई छत हो जाता था, छत के ऊपर क्या बनता था, ऐसा, छत के ऊपर क्या बनता था आपका, ऐसा बनता था, है ना। अब समझिएगा इसके ऊपर फिर ऐसा बनता था छोटा सा, फिर इसके ऊपर ऐसा, दो, तीन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते थे हर्मिका, इसे क्या कहते थे हम लोग, इसे कहते थे हर्मिका, क्या कहते थे इसे, हर्मिका। और तीन जो छत्र लगे रहते थे, है ना, क्या लगे रहते थे आपके, उसे हम कहते थे, जो तीन छत्र लगे रहते थे इसे कहते थे एसटी, एसटी, क्या कहते थे, जो तीन छत्र लगे रहते थे इसे कहते थे हम एसटी, है ना। तो क्या था ये, हर्मिका, ये हो जाएगा हर्मिका, हर्मिका ही सबसे पवित्र माना जाता है, हर्मिका का भी हम देखेंगे, हर्मिका को ही सबसे पवित्र माना जाता था। ये बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ही बना रहता था, देखिए ये दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ना, क्या है भाई, ये देखिए ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर, उसके बाद ऐसा बना हुआ है। एक और मिल जाएगा आपको, ऐसे देखिए टॉप से देखने पर, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको हर्मिका, देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है ना हर्मिका, और तीन एसटी, छतरी लिखा है, क्या लिखा है, छतरी लिखा है, तीन एसटी दिख रहा है। अभी हम देखेंगे और सारी चीजें क्या क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा, जो हर्मिका जो होता है, अभी हम क्या बताए हैं, हाँ अभी हम क्या बताएं, जो हर्मिका था, हर्मिका जो होता है ये क्या होता है, सबसे पवित्र स्थान में होता है। जो हर्मिका होता है वो सबसे पवित्र स्थान होता है, जो सबसे पवित्र स्थान होता है वो क्या होता है भाई, हर्मिका होता है। इसी में कोई अवशेष, मानो भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी अवशेष को इसी में रखते थे, क्या रखे जाते थे भाई, अवशेष, क्या था भाई, कोई अवशेष इसी में रखे जाते थे, किसमें, हर्मिका में ही। और इसे हम कहते थे देवताओं का निवास, इसे क्या कहते थे हम लोग, देवता का निवास स्थान, क्या कहते थे, हर्मिका को क्या कहते थे, देवता का निवास स्थान। हर्मिका, हर्मिका हो गया, हर्मिका के ऊपर तीन छत्र लगे रहते थे, जिसे हम क्या कहते थे भाई, एसटी कहते थे। अरे तीनों जो एसटी था वो श्रद्धा, सम्मान तथा उदार का प्रतीक था। जो तीनों था, एक किसका, एक श्रद्धा का, दूसरा सम्मान, श्रद्धा, सम्मान और उदार का प्रतीक था। किसका प्रतीक था आपका, श्रद्धा, सम्मान और उदार का प्रतीक था। स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए स्थान होता था, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते थे, है ना। देखिए स्तूप के चारों तरफ क्या था भाई, परिक्रमा करने का स्थान रहता था,
देखिएगा, है ना। यहाँ नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ समझेगा। देखिए ये स्तूप हो गया, स्तूप के चारों तरफ, यहाँ भी नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखिए स्तूप हो गया। देखिए ये चारों तरफ जगह है कि नहीं है ना। हम लोग नजदीक से ना थोड़ा अच्छा नहीं दिख पाता है ना, क्योंकि एकदम यहीं रहिए और बड़ा सा फिगर आ जाता है, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हमको सामने देखना पड़ता है कि कैसा दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है ना। सामने देखना पड़ता है कि हाँ। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्तूप हो गया, है ना। क्या हो गया, स्तूप हो गया, हर्मिका छतरी दिखाई दे दिया, और इसके बगल में क्या है भाई, परिक्रमा। क्या कहता है भाई, परिक्रमा करने के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। और प्रदक्षिणा पथ है ना, लिखा है ना, देखिए प्रदक्षिणा पथ लिखा है, यही क्या है, प्रदक्षिणा एक यहाँ है एक यहाँ है, देखिए प्रदक्षिणा पथ है। अब प्रदक्षिणा पथ के बगल में जो दीवारें चली रहती हैं उसे कहते हैं वेदिका। भाई जो दीवारें चली, देखिए है ना, वेदिका लिखा ना, क्या लिखा है आपका, वेदिका लिखा है। प्रदक्षिणा पथ के बगल की दीवार को क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। वेदिका में 4 द्वार होते हैं, देखिए आपको 4 द्वारें दिख रही होंगी। वेदिका में कितने द्वार होते हैं भाई, 4 द्वार होते हैं, दिख रहा है ना। वेदिका में 1 2 3 और 4। वेदिका में अंदर जाने के लिए कितनी द्वार, 4 द्वार। ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो हम बोले हम। बाकी नोट्स में मिलेगा सेम नोट्स तो सेम मिलेगा, जो हम बोल रहे हैं, फिर हम नोट्स बनाकर आपको भेज देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्तूप के भाई टाइप कितने हैं, स्तूप के प्रकार, स्तूप के प्रकार क्या देखेंगे हम, स्तूप के प्रकार। अब देखिए स्तूप कितने तरह का होते हैं आपके, स्तूप भी मिलेंगे आपको कितने, 4 तरह के। शारीरिक स्तूप, परिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और संकल्पित स्तूप। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक स्तूप को। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मात्राएं मेरा इधर उधर होता है, ठीक है ना, हमको शुद्ध हिंदी आता है ना शुद्ध इंग्लिश आता है। तो देखिए शारीरिक स्तूप क्या होता है भाई, शारीरिक स्तूप मतलब कि बुद्ध है ना, बुद्ध या उनके शिष्य कोई है ना, बुद्ध या उनके शिष्य से रिलेटेड कोई अवशेष हो। अवशेष कहाँ रखेंगे, हर्मिका में। अवशेष कहाँ रखना है आपको, हर्मिका में। तो शारीरिक नाम से लग रहा है ना, शारीरिक, बुद्ध या उनके कोई शिष्य का कोई अवशेष, शरीर का अवशेष, एक नाखून हो, एक अंगुली, मतलब एक अंगुली कहाँ चाहिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ भी हो, है ना। बुद्ध या बुद्ध के शिष्य से रिलेटेड कोई अवशेष जिस हम स्तूप में रखते हैं उसे कहते हैं शारीरिक स्तूप। दूसरा है परिभौमिक स्तूप। क्या होता है दूसरा होता है आपका परिभौमिक स्तूप, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, परिभौमिक स्तूप होता है। अब देखिए बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जिस स्तूप में रखते हैं उसे कहते हैं परिभौमिक। जैसे बुद्ध खड़ाऊ पहने थे, खड़ाऊ को लाकर रख दीजिए। बुद्ध ने जो कमंडल, उस समय कमंडल रहा होगा जो लिए थे, उसको रख दीजिए। बुद्ध भिक्षा मांगते थे, भिक्षा पात्र रख दीजिए। तो बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं किस में रहता है, जिस स्तूप में रहता है उसे कहते हैं हम लोग परिभौमिक स्तूप। फिर आता है आपका उद्देशिका। क्या आ जाएगा आपका, उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका मतलब जहां जहां वो जा करके वचन दिए थे। जैसे कि महात्मा बुद्ध के थे भाई, सबसे पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद जहाँ वो पहला उपदेश दिए, उसके बाद सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो जहाँ जहाँ बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जहाँ जहाँ यात्रा, भाई जीवन की घटनाएं घट रही जो यात्रा किए, यात्रा करके जिन स्थानों को पवित्र किए वहाँ जो स्तूप बनाए उसे कहते हैं उद्देशिका स्तूप। उसे क्या कहते हैं, उद्देशिका स्तूप। फिर आता है आपका संकल्पित स्तूप। चौथा क्या मिलेगा आपको, संकल्पित। संकल्पित कुछ नहीं है भाई, संकल्पित मतलब होता है पूजा करने, है ना। अब मान लीजिए कि कोई एरिया है जो बौद्ध धर्म को बहुत मानता है, लेकिन उनका शरीर का कोई अंग भी नहीं मिलता है, या फिर बुद्ध संबंधित कोई वस्तु भी नहीं मिलती है, या फिर वहां गए भी ना हो, तब कैसे, तब क्या वहां स्तूप नहीं बनेगा, बनेगा। तो पूजा के लिए बनाया गया स्तूप क्या कहलाता है आपका, संकल्पित स्तूप, बस पूजा के लिए। इसीलिए इसको पूजार्थक स्तूप भी कहते हैं। पूजा, कौन सा स्तूप कहते हैं, पूजार्थक स्तूप। चीजें समझ आ रही है ना। तो 4 तरह का स्तूप था, हम चारों स्तूप को आसान भाषा में क्या किए हैं भाई, समझ गए। और कुछ प्रमुख, जैसे कि सबसे पहले हम स्तंभ पढ़े थे, तो कुछ स्तंभ हम देखे थे।
स्तंभ ऐसा नहीं, स्तंभ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं कुछ प्रमुख, तो हम कुछ प्रमुख स्तूप भी देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ प्रमुख, क्या देखेंगे हम? कुछ प्रमुख स्तूप की बात करें, है ना। हमको कभी कभी शक होता है भाई स्तूप ही लिख रहे हैं ना, या स्तूप ही तो बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि मतलब कि स्तंभ स्तूप एक ही जैसा ना, तो दिक्कत होता है। तो क्या होता है कि भाई सारनाथ का स्तूप, सारनाथ में भी स्तूप है कि नहीं। एक है आपका रुम्नदेही स्तूप, क्या है आपका? रुम्नदेही स्तूप। एक आ जाएगा आपका सारनाथ का स्तूप, क्या हो जाएगा भाई? एक हो जाएगा आपका रुम्नदेही स्तूप, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सारनाथ। सारनाथ बनारसी में है, रुम्नदेही एक क्या है भाई? यूपी के बनारस में, और एक क्या है आपका? नेपाल में। कहाँ है आपका? नेपाल में। तो ये दोनों जो स्तूप है ना, ये संकल्पित स्तूप है। कैसे स्तूप हैं भाई आपके? संकल्पित स्तूप हैं, है ना। कैसे स्तूप हैं आपके? संकल्पित स्तूप है, ठीक है। इसमें यदि हम और आगे देखेंगे तो सांची का स्तूप, भरभूत स्तूप, ये नहीं आएगा, एरिया आएगा, ठीक है ना। सांची का स्तूप कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा कम चांस है। सांची का स्तूप और है आपका भरभूत स्तूप। जो सांची का स्तूप है और भरभूत स्तूप है, ये दोनों कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है भाई? ये दोनों को दोनों कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश में है। एक आता है अमरावती का स्तूप, ठीक है। अमरावती का स्तूप, अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, है ना। कहाँ है भाई? आंध्रा में। तो अमरावती का स्तूप कहाँ है आपका? एक आता है नागार्जुन कोंडा स्तूप, ये भी आंध्र प्रदेश में। दोनों लिख दे रहा है, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा स्तूप। क्या हो जाएगा आपका? नागार्जुन कोंडा स्तूप। देखिएगा ये जो अमरावती का स्तूप है ना, ये स्पेशल है भाई। इसके आगे ना स्तंभ बना हुआ है ना। अब देखिए आगे क्या बना है भाई? आगे स्तंभ बना है, एकदम सामने स्तूप है, स्तूप है, स्तूप के सामने क्या बना है? स्तंभ बना हुआ। अब बहुत लोग जब हम लिखे होंगे रुम्नदेही स्तंभ तो स्तूप, रुम्नदेही स्तूप लिखे होंगे तो आप कहेंगे सर रुम्नदेही स्तूप लिख रहे हैं, एक रुम्नदेही स्तंभ भी था। तो बिल्कुल हो सकता है भाई, स्तूप भी हो सकता है, स्तंभ भी हो सकता है। लेकिन अमरावती क्या है? एकदम एकदम स्तूप के एकदम सामने है। और जब स्तूप के एकदम सामने स्तंभ होता है उसे कहते हैं आयक। क्या कहते हैं इसे? हम जब आगे एकदम जस्ट सामने, उसे कहते हैं आयक स्तंभ। जब इस स्तंभ क्या होता है भाई? जब स्तंभ एकदम किसके सामने हो? जब स्तंभ एकदम स्तूप के सामने हो तो उसे कहते हैं हम लोग आयक स्तंभ, है ना। उसे क्या कहते हैं? आपका आयक स्तंभ कहते हैं। बाकी नागार्जुन कोंडा भी कहाँ है आपका? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में, है कि नहीं। कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ कुछ और आते हैं। देखिए ज्यादातर चांस है कि वो पूछेगा, क्या पूछेगा? कौन सा स्तंभ या कौन सा स्तूप कहाँ है। एक आता है आपका इंपॉर्टेंट चौखंडी, क्या आता है भाई? चौखंडी स्तंभ स्तूप। क्या आता है आपका? चौखंडी, चौखंडी। ये कहाँ है आपका? वाराणसी में, वाराणसी, अरे यार बनारस में, ठीक है। चौखंडी कहाँ है भाई? अपने यूपी के कहाँ है? बनारस में। चौखंडी क्या है भाई? यहीं पर प्रवचन दिए थे। देखिए प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? वो चौखंडी। देखिए उपदेश की बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए थे। उपदेश मतलब कुछ लोगों को एकदम शिष्य बना लेना। उपदेश मतलब क्या है कि एकदम शिष्य बना, लेकिन प्रवचन मतलब क्या हुआ? दिख रहा है ना भाई सफेद पे रेड कलर का। प्रवचन मतलब क्या हुआ कि बहुत लोगों के बीच में एक सत्संग टाइप में, बहुत लोगों के बीच में जाकर के बोलना, वो क्या कहलाता है? प्रवचन कहलाता है। उपदेश में कुछ लोगों को शिष्य बनाने ना, उसे क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? उसे उपदेश कहते हैं। कुछ लोगों को पर्सनल, तो 4-5 या 1-2-3 लोगों को, ठीक है। अब बहुत लोगों के बीच में अच्छे बातें बताना उसे कहते हैं प्रवचन, है ना। कहाँ है? बनारस में। बनारस में आपको मिलेगा धमेक, क्या मिलेगा आपका? धमेक स्तूप मिलेगा, याद रखिएगा। बनारस में, क्योंकि यूपी का है ना तो यूपी का ज्यादा लिखना जरूरी है, ठीक है। बनारस में मिलता है आपका धर्मराज का स्तूप, धर्मराज का क्या मिलता है आपका? एक मिलता है धर्मराज का। तो बनारस में 4,
एक तो सारनाथ वाला लिखे होंगे शायद ना, सारनाथ का स्तंभ, हाँ सारनाथ वाला लिखना ही है। तो सारनाथ ये लिख देना। बनारस में आपको कितने मिलेंगे, आपको बनारस में बनारस में आपको 4 स्तूप मिलेंगे। चौखंडी स्तूप जहाँ प्रथम वरवचन, यहाँ क्या दिए थे भाई, प्रथम उपदेश दिए थे। यहाँ क्या दिए थे, वो प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, तो चौखंडी स्तंभ बनारस के यूपी में, फिर बनारस में धमेक का स्तंभ, धर्मराज का स्तंभ, सारनाथ है। ठीक है, तो याद रखिए डायरेक्ट वो आएगा कि ए स्तंभ या ए स्तूप है सारे। ठीक है, कहाँ पर है, ठीक है ना, ये सारे स्तूप बनारस के यूपी में। और आपको बताएं कि अभी आगे हम पढ़ेंगे गुफा स्थापत्य। क्या पढ़ेंगे, गुफा स्थापत्य। तो पहले मतलब पिछले क्लास में जो हम शुरू किए थे पुराने भारतीय वास्तुकला की जानकारी, उसमें बताया था कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर बौद्ध, उसके बाद जैन धर्म। जो गुफा था वो जैन धर्म का ही लाया हुआ था, बाद में यूज करने लगे, हम देखेंगे। तो फिर जैन, उसके बाद हम मुस्लिम मतलब सल्तनत और मुगल में घुसेंगे, फिर आधुनिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा है वही अकबर के टाइम या शाहजहां के टाइम में, वही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कंप्लीट क्लास है आपका एप्लीकेशन पे चल रहा है। एप्लीकेशन में एक एक क्लास है एकदम डिटेल में, और एमसीक्यू के साथ सारी अपलोड होती है विथ नोट्स। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो मिल जाएगा UPSSC नक्शा नवीस और मानचित्र का बैच, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में गुफा स्थापत्य के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ऑल दी बेस्ट।